गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं सीएमए स्टूडेंट्स के लिए रैंकर स्ट्रैटेजी या रिवीजन स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूँ। अभी हमारे पास 2 मंथ्स है एग्ज़ाम के लिए एग्जैक्टली। सबसे पहली बात तो ये कि जो फर्स्ट पेपर होगा 10 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसमें एक हफ्ते पहले तक का जो समय होता है ना, लगभग 5 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम, उसमें तो ये आप मान के चलो कि जो भी आप लोगों का फर्स्ट सब्जेक्ट होगा आप वही पढ़ने जा रहे हो। ठीक है। अब जैसे अगर मैं फाइनल के स्टूडेंट्स की बात करूं, तो फाइनल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एग्ज़ाम टाइम होता है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, एज यू कैन सी 10 बजे से 1 बजे तक। और अगर सपोज तुम दोनों ग्रुप देने जा रहे हो तब तो 8 दिन तक लगातार तुमको एकदम भयंकर मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रुप करने जा रहे हो तब तो चलो ऑल्टरनेट डेज है, एक दिन का थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। ये लास्ट मिनट की जो मेहनत होती है ना, यही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और इस बार का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा खास है, बिकॉज ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस दोनों अपीयर करेंगे। अगर आप ओल्ड सिलेबस में हो तो आपका पहला पेपर है लॉ, कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंस। नए सिलेबस में भी आपका पहला पेपर लॉ ही है, पर नाम अलग है, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, और चैप्टर्स थोड़े अलग हैं। फाइनल में चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो, तो पहला पेपर तो लॉ का ही होगा। तो ये बात तो श्योर है कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके ठीक एग्ज़ाम टाइम 10 दिसंबर, उसके ठीक पहले 5 दिन तक तुम कोई और सब्जेक्ट तो हाथ लगाओगे नहीं। तो 5 डेज कंटिन्यूसली यू विल बी प्रिपेयरिंग योर लॉ पेपर। लॉ में कैसे क्या रिवाइज करना है, क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो मैं अलग से सेपरेटली लॉ की रिवीजन स्ट्रैटेजी में बता दूंगा। आज का ये जो रिवीजन स्ट्रैटेजी का सेशन है ये बेसिकली इसलिए है कि इंटर एंड फाइनल दोनों स्टूडेंट्स को 2 महीने में कैसे तैयारी करनी चाहिए कि उनका सब कुछ हो जाए और रिविजन मतलब एग्जाम में रैंक के लिए एस्पायर कर सकें, ये मेन मकसद है। तो पहला पेपर लॉ होने की वजह से तो वहाँ पे 5 दिन डिवोट होंगे ही, पर इसका मतलब ये नहीं कि अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी भी रिवाइज करना ही पड़ेगा। अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूँ तो इंटरमीडिएट में एग्ज़ाम का टाइम होता है 2 बजे से 5 बजे, मतलब फाइनल वालों का एग्ज़ाम खत्म 10 से 1, फिर 2 से 5 है इंटर वालों का एग्ज़ाम। इंटर में ओल्ड और न्यू सिलेबस में पहले पेपर में फ़र्क है। इन ओल्ड सिलेबस पहला पेपर इंटरमीडिएट में होता है अकाउंट्स का, जबकि न्यू सिलेबस में पहला पेपर फिर से लॉ है। तो अगर आप न्यू सिलेबस में एग्जाम देने जा रहे हो तब तो 5 दिन आप पहले इंटरमीडिएट में जो बिजनेस लॉ एंड एथिक्स है वो पढ़ोगे। लेकिन अगर आप ओल्ड सिलेबस में जा रहे हो तो ऑब्वियसली पहला पेपर जो अकाउंट्स होने की वजह से वो जो 5 डेज है वो अकाउंट्स कंज्यूम करेगा। इससे तुम्हारे स्ट्रैटेजी में भी फ़र्क पड़ने वाला है। ओके, नाउ दिस इज़ द एंटायर एग्जाम टाइम टेबल। एग्जाम टाइम टेबल हर स्टूडेंट को ऑब्वियसली, if you are an inter student or you are a final student, old syllabus और new syllabus student, accordingly तुम अपने लिए अपने टाइम टेबल को बनाकर ड्रॉ कर या प्रिंट आउट निकाल कर अपने सामने हमेशा लगा कर रखो। एक चीज़ जो स्टूडेंट मतलब समझता नहीं है, उसको लगातार मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और टाइम टेबल मोटिवेट करता है। टाइम टेबल बहुत मोटिवेट करता है। मतलब हम लोग जब भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं तुरंत टाइम टेबल दिखाता है कि ओके इस डेट को मेरा ये एग्जाम है, इस डेट को ये एग्जाम है, तुम्हारा विजुअलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। नाउ आई विल डिस्कस विथ यू कि व्हाट शुड बी योर रिविजन स्ट्रैटेजी। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो जो भी तुम जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, देयर आर 4 कैटेगरीज, इंटर, फाइनल एंड फिर ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस। उस कैटेगरी में तुम अपना टाइम टेबल एक ड्रॉ कर लो। ये डेट है अपीयर करने का टाइम, अगर फाइनल की हो 10 से 1, इंटर की हो तो 2 से 5, और वो टाइम टेबल सब्जेक्ट वाइज बनाकर एकदम अपने सामने स्टडी टेबल पर चिपका दो। टाइम टेबल इज़ द बिगेस्ट मोटिवेटर, बिकॉज उससे क्या होता है, तुम कभी भी जब डिस्ट्रैक्ट होते हो तुमको तुरंत दिखता है कि यार इस दिन मेरा ये एग्जाम होने वाला है, यू स्टार्ट फीलिंग इट। अभी तो ये फील रहता है कि मेरा एग्जाम चालू होगा 10 जनवरी से, पर कौन सा पेपर किस दिन होगा वो फील या इमोशन अभी तक आया नहीं है। वो टाइम टेबल को बार बार देखने से फील आता है कि हाँ 10 तारीख को मेरा ये पेपर है, 11 तारीख को ये है, 12 तारीख को ये, 13 तारीख को ये पेपर है। ये फील बहुत ज़रूरी है, ये तुमको बार बार डिस्ट्रैक्ट होने से रोकेगा। नेक्स्ट है सर व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी। ऑब्वियसली आप लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिए होंगे तो अब आपको प्रेटी मच क्लियर होगा कि आप 2 ग्रुप दोगे कि 1 ग्रुप दोगे। देखो, अगर दोनों ग्रुप का फॉर्म भर भी दिया है तो मैंडेटरी तो है नहीं कि दोनों में जाके बैठना है। अगर तैयारी एक की अच्छी तो हम एक में जाके बैठेंगे। बस दिक्कत ये है कि रैंक तभी आता है जब आप दोनों ग्रुप साथ में देते हो। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि 2 ग्रुप साथ में देने से ना पास होने की जो प्रॉबिलिटी है थोड़ी बढ़ जाती है। बिकॉज मान लो एक ग्रुप में मेरे कम नंबर आए, दूसरे ग्रुप में मेरे ज़्यादा नंबर आए, तो वो ऑफसेट इफेक्ट होके मैं पास हो सकता हूँ, तो वो एक फ़ायदा रहता है।
लेकिन एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी होता है दोनों ग्रुप साथ में देने का, और वो ये है कि रिवीजन के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, बिकॉज बैक टू बैक लगातार 8 दिन एग्जाम होता है। बट रैंक भी वैसे ही आएगा, कोई उपाय नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो लास्ट टाइम की मेहनत ही होती है। ये जो अभी 2 महीने स्टार्ट हो गए ना, इस 2 महीने को जितने अच्छे तरह से तुम यूज़ करोगे उतना अच्छा है। इसमें अगर तुम अपना पूरा हिम्मत लगा दोगे, अपनी पूरी एनर्जी लगा दोगे, तुमको उतना ही वहाँ पे एग्जाम टाइम में फ़ायदा होगा। रिमेंबर दैट द टफ कंडीशंस आर नॉट ओनली फॉर यू बट इट इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ऐसा तो नहीं है ना कि हम अकेले और हमारे साथ ही कुछ अन्याय हो रहा है, जो हो रहा है सबके साथ ही हो रहा है। तो 2 महीने के लिए एकदम जान लगाकर पढ़ाई करनी है। नाउ टिपिकली स्पीकिंग 2 महीने का मतलब होता है दैट यू हैव गॉट 8 वीक्स। तो ऑब्वियसली यू कैन पिक्चराइज लाइक दिस कि यू आर गोइंग टू डिवोट 1 वीक टू 1 सब्जेक्ट। एक ये पिक्चराइजेशन है, पर ये इस तरह का जो प्लान है ना वो वर्क नहीं करता। बिकॉज जैसे क्या होता है, सपोज आपने 1 वीक रखा कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे इट इज़ बट नेचुरल कि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मतलब मन दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाने लगेगा। तो ऐसा मत करो कि 1 वीक 1 सब्जेक्ट, वैसे नहीं, वो ठीक है ओवरऑल टाइम 1 वीक 1 सब्जेक्ट का है, लेकिन डिवाइड करते वक्त तुम ऐसे रखो कि 1 वीक के अंदर मेरे को कम से कम भी 3 या 4 सब्जेक्ट उठाने हैं, और डेली 2 सब्जेक्ट तो रख के चलो। डेली 2 सब्जेक्ट रखो, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। तो वो साथ साथ क्या है ना, अच्छी तरह से होते चला जाएगा, वरना क्या वो छूटते ही चला जाएगा। तो डेली का उस तरह का टारगेट होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, उस तरह से वर्क करते जाओ। तुम लोग एक दिन में कितने स्टडी सेशंस बना सकते हो वो देखो। अगर मैं सपोज एक स्टूडेंट हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ स्टूडेंट, इफ आई हैव कंप्लीटेड ऑल माई क्लासेस एंड ऑल माई सब्जेक्ट्स, अगर मैं पढ़ने बैठूँ तो मैं दिन में 2.5 घंटे का 4 स्लॉट बनाऊंगा। देखो भले ही 12-14 घंटा हम लोग बोल लें, उतना होता नहीं है, तो 10 घंटे भी बहुत होता है अगर अभी से लग जाओ तो, ठीक है, 10 घंटे बहुत होते हैं। तो 2.5 आवर्स का 4 स्लॉट्स क्रिएट कर लो विद अ गैप ऑफ 30 मिनट्स और हाफ एन आवर इन बिटवीन, ठीक है। तो सपोज तुम पढ़ने बैठे, योर फर्स्ट स्लॉट इज 8 AM to 10:30 AM, सेकंड स्लॉट इज 11 to 1:30, थर्ड स्लॉट इज 2 to 4:30 एंड फोर्थ स्लॉट इज 5 to 7:30। तुम यही सोचो कि यू हैव अ 2.5 hour slot and you have got 4 slots, 4 study sessions. Now in these 4 study sessions you can pick 4 subjects or you can devote it exclusively to 2 subjects. जैसे पहले 2 स्लॉट मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर 2 स्लॉट मैंने ये पढ़ लिया, इस तरह से तुम डिवाइड करके आराम से कर सकते हो। और क्या है ना कि 2 स्लॉट के बीच में आधे घंटे का गैप रहेगा, तो उसमें तुम रिलैक्स भी होगे, उसमें जो भी जैसे फ़ोन चेक करना है, कुछ और करना है, वो भी तुम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब हफ्ते में 3 दिन तुमने बहुत पढ़ाई की और 3 दिन तुमसे एकदम पढ़ाई नहीं हुई, ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। मैं इधर में बहुत सारे दिनों से तुम लोग देख रहे होगे कि मैं लगातार एजुकेशनल वीडियोस बना रहा हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस पढ़ाई रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए, तुम लोग सबके लिए बना रहा हूँ, शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ। तो उसमें तुमको काफ़ी टिप्स ऑलरेडी मिले होंगे, स्मार्ट वर्क कैसे करना है, हार्ड वर्क क्या करना है। सबसे ज़रूरी होता है एज आई एम टेलिंग यू कंसिस्टेंसी। तुम डेली अगर हार्ड वर्क करोगे तब तो फ़ायदा है, 3 दिन करोगे 3 दिन नहीं करोगे वो फिर फ़ायदा नहीं देगा। रिमेंबर इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओके। आपको एब्सोल्युटली जज नहीं किया जा रहा है, यू आर जस्ट बेस्ड ऑन द अदर स्टूडेंट्स दैट आर अपीयरिंग इन एग्जाम। तो अगर जो पूरा का पूरा क्राउड है जो एग्ज़ाम देने जा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस ख़राब है तो तुम्हारी भी डाउन जाएगी, उनकी अच्छी तो तुम्हारी भी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये क्राउड मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यू आर फाइटिंग विद समबडी फॉर अ पर्टिकुलर रैंक। तुम एक रैंक की लड़ाई कर रहे हो या पास होने की लड़ाई कर रहे हो। ऑल्दो इन प्रोफेशनल कोर्सेज में, CMA में कोई नंबर ऑफ सीट्स तो फिक्स नहीं है, पर ये भी हम जानते हैं कि 100% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अपीयर इन एग्जाम वो पास नहीं होंगे, उसमें से बहुत कम स्टूडेंट्स पास होते हैं। तो एक का पास होना मतलब दूसरे का फेल होने जैसा है। तो यू हैव टू फाइट, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होना चाहिए कि नहीं, अगर मैं अभी फाकी मार रहा हूँ ना तो कोई और मेहनत कर रहा होगा। एक कहानी मैंने पढ़ी थी एक बहुत बड़े बॉक्सर के बारे में, शायद डॉक्टर मोहम्मद अली के बारे में ही थी। उन्होंने बोले कि जब भी मैं मतलब ये शायद उनके बारे में, शायद कोई और एथलीट परफॉर्मेंस के बारे में था। उन्होंने बोला कि जब भी मेरा मन करता था, मैं थक जाता था, मैं रेस्ट लेना चाहता था, तो मैं इमेजिन करता था कि मेरा कॉम्पिटिटर इस वक्त क्या कर रहा होगा। अगर और तुरंत मेरे इमेजिनेशन में आता कि वो तो अभी इस वक्त मेहनत कर रहा होगा, तो मैं और डबल मेहनत करना स्टार्ट कर देता। तुम्हारे साथ भी तो यही है।
तुम जब भी फांकी मारो, कोई भी स्टडी सेशन में डिसिप्लिन नहीं है, तो उस वक्त तुमको क्या महसूस हो रहा है कि दूसरे लोग क्या कर रहे होंगे? अगर दूसरे लोग पढ़ाई करेंगे तो तुमको भी चुपचाप पढ़ाई करना चाहिए। तो इट हैज़ टू बी लाइक एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अंदर से होना ज़रूरी है। मैं हमेशा एक बात बोला हूँ, यू नीड अ डिग्री इन लाइफ। अगर एक डिग्री भी तुम्हारे पास आ जाएगा ना, बस तुम्हारा कॉर्पोरेट करियर में एक सेट हो जाएगा पाथ। उसके बाद तो तुमको और जितनी भी पढ़ाई करनी फ्यूचर में वो तो अनंत है। अगर आपको 3-4 डिग्री चाहिए वो आप लेते रहो ना, बाद में कोई रोका नहीं है। बट यू फिनिश 1 डिग्री, यू गेट अ कॉर्पोरेट करियर, देन यू डू ना, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ पढ़ाई के बहुत जन पढ़ाई करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, नौकरी के साथ भी पढ़ाई होती है, पर पहले एक डिग्री लाना ज़रूरी है। तो अब क्या एग्जैक्ट हमारा अप्रोच होना चाहिए? जैसे मैं एक बार एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ CMA फाइनल न्यू सिलेबस। जैसे ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। फर्स्ट पेपर लॉ थियोरी, सेकंड पेपर CMAD काफ़ी हद तक थियोरी है, कुछ प्रैक्टिकल भी है इसमें। SFM प्रैक्टिकल, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिकल, DTIDT टैक्स का सब्जेक्ट बोलने में प्रैक्टिकल होता है, लेकिन जब आप कंटेंट पढ़ने जाओ तो देयर इज ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ थ्योरी। इतनी सारी बातें याद रखना लगभग असंभव हो जाता है। तो जो 2 टैक्स के पेपर है ना, एक डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स वाला DT और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें कूट कूट के थ्योरी और पॉइंट्स भरे पड़े हैं। इनमें सम्स भी होते हैं पर थ्योरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको सेमी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की तरह तुम ट्रीट कर सकते हो। IDT थोड़ा ज़्यादा थ्योरेटिकल होता है। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट SCM, ये भी पार्टली थियोरी पार्टली प्रैक्टिकल है। तो वेन एवर यू आर स्टडिंग फॉर रिविजन, बेस्ड ऑन कि तुम एक ग्रुप दे रहे हो कि 2 ग्रुप दे रहे हो कि क्या कर रहे हो, उसके हिसाब से तुमको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। जब भी एक दिन का तुम स्टडी प्लान बनाओ तो मेरा सजेशन है यू कीप 1 प्रैक्टिकल एंड 1 थियोरी। हम लोग के ना दिन पूरे इन द एंटायर डे हम लोग का जो मेंटल लेवल है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, वो कांस्टेंट नहीं रहता। कभी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, कभी कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो ये तुम अपने आप से पूछो, अपने लाइफस्टाइल को देख के डिसाइड करो कि यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और एन इवनिंग पर्सन। जैसे मेरे से पर्सनली पूछा जाए, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। मैं सुबह, मेरा रूटीन एकदम बहुत सेट होता है, 6 बजे सुबह उठ जाना और फिर मैं काम करना, पढ़ना चालू कर देता हूँ। तो ऐसे इंसान के लिए जो मॉर्निंग पर्सन है, बेटर होगा कि आप मॉर्निंग में थ्योरेटिकल पोर्शन उठाओ ताकि आपकी एनर्जी उसमें रहे, और फिर बाद वाले स्लॉट्स में आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। जब एनर्जी डाउन भी है, कॉन्सेंट्रेशन डाउन भी है, तो भी तुम प्रैक्टिकल सम्स को सब्जेक्ट को कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी के मुकाबले कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इफ़ यू आर एन इवनिंग पर्सन, और अ नाइट पर्सन, उस केस में अगर आपका कंसंट्रेशन इवनिंग या नाइट में ज़्यादा है, तब उस वक्त आप थ्योरी पढ़ो, ठीक है, और फिर मॉर्निंग या डे स्लॉट में आप प्रैक्टिकल उठाओ। तो अपने आप को भी टटोलना पड़ेगा कि तुम किस तरह के हो। तुम अपने बेसिक नेचर से ना फाइट नहीं कर सकते, अपने बेसिक नेचर को तुमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो एक मिक्सचर करके करोगे, देन तो इट विल बी क्वाइट मतलब कंट्रोलेबल, सिलेबस कंट्रोल में आ जाएगा। आगे मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक रिवीजन स्ट्रैटेजी का एक आइडिया तो तुमको मिला, जो भी अभी मैं बताना चाहता था। पहले मैं अपने रिवीजन स्ट्रैटेजी के पॉइंट्स को एक बार समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, ये लास्ट मोमेंट की जो मेहनत होती है ना, 2 मंथ्स और फिर वो एग्ज़ाम में जो 8 दिन होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहले कौन क्या पढ़ा नहीं पढ़ा वो थोड़ा डाउन हो जाता है और पर्सनल मेहनत बढ़ जाती है, ठीक है। मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनको हमेशा डर लगता था। एक स्टूडेंट है, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, वो हमेशा, वो स्टूडेंट क्या है, मेरे को मतलब टॉर्चर करती रहती थी। वो बोलती रहती थी, सर हमारा ये लॉ में ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। आई वॉज सो हैप्पी, उसका जब रिजल्ट आया, शी क्लियर ग्रुप 1 उसका क्लियर हो गया, लेकिन उसके सबसे ज़्यादा नंबर मेरे ही पेपर में थे लॉ में। शी गॉट 68 समथिंग, ठीक है, और बाकी सब में बिलो 60 था, पर उसका 68 क्योंकि लॉ में इतना बड़ा मार्क्स उठ गया तो ऑब्वियसली वो बाकी सब्जेक्ट में सपोर्ट करता, उसका ग्रुप निकल गया। तो होता क्या है ना, खाली पहले हमने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, ये सब चीज़ों को लेकर जो चिंताएं सताती हैं, अलग अलग जो फंडे चलते हैं पढ़ाई को लेकर, किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला, कोई CMA कोर्स के बारे में ऐसा बोल रहा है, कोई CA कोर्स के बारे में ऐसा बोल रहा है, ये सारी बातें यूजलेस हो जाती हैं। एंड में क्या होता है, ये जो लास्ट 2.5 मंथ्स तुम्हारा होता है, यही तुमको उठाएगा या डुबाएगा, और यहाँ पर तुमको अपना फुल एनर्जी देना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना, दैट द लास्ट पीरियड इज द मोस्ट क्रूशियल पीरियड। इसमें
ज़रा सा भी हम लोगों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, डेली एक प्लान बना के टाइम यूज़ करना है। सेकेंड, it is always better to pick 2 subjects in a day. You can put 3 subjects also, not an issue. Keep 1 practical and keep 1 theory. उससे बेटर रहता है। इन अ वीक अगर आप 3 से 4 सब्जेक्ट साथ में लेके चल रहे हो तो अच्छा है, उससे मोनोटोनस नहीं होता, प्लस एक मन में ये भी कॉन्फिडेंस रहता है कि येस आई एम डूइंग ऑल द सब्जेक्ट्स। नंबर 4, नोट्स बनाने का जो टाइम होता है ना वो बहुत पहले होता है, अभी नहीं। अभी आपको मार्किंग्स करने चाहिए। क्या करनी चाहिए? मार्किंग्स। जैसे आपने टीचरों से पढ़ा है, आपके पास बुक है, कॉपी है, सब कुछ है, जब रिवीजन करो ना तो मार्किंग करते चलो। मार्किंग मतलब कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो तुम पढ़ते बोलते यार ये आसान है, ये मेरे को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं, ये तो मैं एग्जाम में सीधा लिख सकता हूँ, तो उसको मार्क मत करो या फिर उसके बगल में लिख दो ईजी। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको मालूम है कि यार ये मैं भूल जाऊंगा, ये मुझे वापस रिवीजन करना है, तो उसके बगल में तुम लिख दो आर। ठीक है, अब इसमें तुम कैटेगरी बना सकते हो ABCDE कि मतलब ये A कैटेगरी, इसको पक्का एग्जाम में देख के जाना है, ये B कैटेगरी, ये C कैटेगरी, यू कैन डू लाइक दैट। तो मार्किंग्स करना जरूरी है, नोट्स मत बनाना। नोट्स अगर लंबे लंबे बनाने बैठ जाओ वो 6 महीने पहले होता है, वो एग्जाम के 2 महीने पहले नहीं होता। और अब तक तो तुम्हारे पास, तुम जिन भी टीचरों से पढ़ते हो उनके सारे बुक, कॉपी, नोट्स वगैरह सब आ ही चुके हैं, तो अब तो तुमको बस मार्किंग करना है, नोट्स नहीं। नेक्स्ट चीज़ है बीमार मत पड़ जाना। एक कंटिजेंसी का एलिमेंट रहता है। अगर अपने आप को तुमने गलत तरीके से एग्जर्ट किया, गलत तरीके से एग्जर्ट करना मतलब कम सोया, एकदम अपने बॉडी का केयर नहीं किया, कोई भी बड़ी वाली जो बीमारी होती है ना, ये जो हम लोग बोलते हैं मलेरिया, टाइफॉइड वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, डेंगू वेंगू, ये तब ज़्यादा होते हैं जब आपकी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होती है, आपकी बॉडी का इम्यूनिटी डाउन होता है। अगर उस वक्त तुम बीमार पड़ जाते हो ना, तुम्हारा हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो गलती तो मत ही करना, बैलेंस्ड लाइफ जियो। और मैंने बोला ना 10 घंटे बहुत होते हैं पढ़ने के लिए, 16 घंटा की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। 2.5 घंटे का 4 स्लॉट बनाओ, एकदम इफेक्टिव स्टडी करो। अगर रैंक लाने का सपना है ना तो वो बिल्कुल ला सकते हैं, ऐसा कोई नामुमकिन नहीं है। बहुतों को मैंने देखा है, मतलब बिना एफर्ट के भी उतना तगड़ा वो लोग रैंक लेके आए हैं। एज आई वाज सेइंग, आई विल क्लोज आवर डिस्कशन विथ अ स्टोरी। मैं CA पहले क्लियर कर चुका था, पर मैंने CS बाद में ज्वाइन किया, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन, कंपनी सेक्रेटरी। तो मेरे पास ऐसी हालात थे कि सरकमस्टांसेस थे कि मैं CS के लिए ज़्यादा पढ़ भी नहीं पा रहा था। आई हैड गॉन टू KPMG चेन्नई। मैं चेन्नई से वापस आया था 17 दिसंबर को, और 25 दिसंबर से मेरे कंपनी सेक्रेटरी का एग्ज़ाम चालू था, और वो भी लगातार था, उसमें भी कोई छुट्टी नहीं थी, लगातार। आई थिंक देयर वर 9 पेपर्स एंड इट वाज कंटिन्यूअस 9 पेपर्स। ठीक है, पर उस दौरान मैंने एग्ज़ाम टाइम में वो जो 10-12 दिन है, मैंने बहुत जान लगाकर मेहनत की थी। एंड टू माई अटर अस्टॉनिशमेंट आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 7 इन CS फाइनल। तो उससे एक बात तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब एक मोमेंट आता है, एक एफर्ट का मोमेंट आता है, जब आपको एकदम मैक्स देना है, उस वक्त आप ढीले नहीं हो सकते। उस वक्त बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ढीले हो जाते हैं मैक्स एफर्ट के टाइम पे, तो फ़ायदा नहीं है। अरे जब युद्ध आ गया सामने, तब तो एकदम सीना तान के खड़ा होना पड़ेगा ना। तो मैक्स एफर्ट एकदम एंड मोमेंट में लगता ही है, उस वक्त तुम ज़रा सा भी गड़बड़ मत करो। उस वक्त मैक्स एफर्ट डालोगे, आई एम टेलिंग यू, तुम सीधा रैंक में घुस जाओगे। ओके, आई विल बी कमिंग आउट विथ लॉ रिविजन स्ट्रैटेजीज। मेरे बहुत सारे बाय द वे रिविजन वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं। ठीक है, इनकम टैक्स का पूरा मैराथन का प्लेलिस्ट है, वो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। लॉ का भी जो पूरा मैराथन है वो भी मैंने शेयर किया था और पूरा डिस्कस कर दिया था। तो बहुत सारे वो जो मैराथन्स है ना, वो तुमको हेल्प करेंगे। पर एक बात मैं बोल देता हूँ, मैराथन का पर्पस होता है सिर्फ एक मोमेंटम देना। मैराथन इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ रिविजन। सेल्फ रिविजन जब आप करते हो ना, तो उसका फ़ायदा ही अलग होता है, मतलब वो पूरा आप एग्जाम में लिखते हो। और मैराथन से मतलब एग्जाम वाला कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता। मैराथन में बहुत कम पोर्शन डिस्कस होता है कंपेयर टू द फुल फ्लेजेड सेल्फ रिविजन जो एक स्टूडेंट को करना चाहिए। तो मैराथन का मकसद सिर्फ एक मोमेंटम देना होता है। तो मेरे मैराथन के वीडियोस पूरे देख सकते हो, मैंने हर जगह बता रखा है, पूरा एकदम टाइट वाइट देखा है, मेरे यूट्यूब चैनल में सर्च कर लो। बट मैराथन इज जस्ट टू गिव यू अ मोमेंटम। जब मोमेंटम आ गया, जैसे तुमने कंपनी लॉ का मेरा मैराथन देख लिया, ठीक है, तो उससे एक मोमेंटम आ गया। अब मोमेंटम आने के बाद बुक में आओ तुरंत और पूरा का पूरा रिविजन करो। तुम सिर्फ मैराथन सुन के एग्जाम में नहीं जा सकते। तो अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही मैं
स्पेसिफिकली जो मेरे सब्जेक्ट्स होते हैं CMA के अंदर, इंटरमीडिएट लॉ, इंटरमीडिएट टैक्स, फाइनल का लॉ, इनकी रिवीजन स्ट्रैटेजी भी डिस्कस अलग से कर दूंगा, ठीक है। आज तो एक ओवरऑल मुझे बताना था रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 2 months, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।